Hello everyone. Today is the lecture 4 of relation and function. आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो इसका दो पार्ट हम बना देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पार्ट 1, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप का फंक्शंस पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस 2 में हम लोग पढ़ेंगे 1 1 और 2 एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है ना। तो पहला जो फंक्शंस होता है वो है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा हम लोग लिख पाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स पावर 1 a2 एक्स पावर 2 इन दिस वे an एक्स पावर n। यहाँ पर ये जो नंबर है a0 a1 a2, ये सारे के सारे नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही हो सकते हैं। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट्स। सबसे ज्यादा पावर x का पावर n है, अगर इसका जो कोएफिशिएंट है an, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट। और an जिससे मल्टीप्लाई हुआ है वो है x का पावर n। तो ये जो टर्म बना an x पावर n, इसको हम लोग नाम देंगे लीडिंग टर्म। a0 जो है इसको हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं। एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अगर ए एन, ये कोफिशिएंट अगर जीरो नहीं होता है तो ये पॉलिनोमियल में जो टर्म होगा ए एन एक्स पावर एन वो भी जीरो नहीं होगा, और सबसे ज्यादा डिग्री उसी टर्म का होगा। तो इस टाइम पे अगर ए एन जीरो नहीं है तो एन हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स का डिग्री। ठीक है। कुछ चार पॉइंट्स है, जैसे कि हर पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है तो इसका डोमेन और रेंज भी होगा। तो अगर हम लोग इसका डोमेन का बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी आप एक्स को डाल दो, ये सेटिस्फाई, ये एक वैल्यू आपको देगा। डोमेन के बाद इसका अगर हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपके पास ऑड पॉलिनोमियल है तो ऑड पॉलिनोमियल का जो रेंज है वो रियल नंबर होता है फॉर द ऑड पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कोई भी अगर है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या आ जाता है? सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल लोगे तो आपको समझ में आएगा। एफ एक्स, अगर आप एक्स का क्यूब डाल देते हो +1, तो यहाँ पर एक्स अगर हम लोग इंफिनिटी लेंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी, तो एफ एक्स भी जो है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। और एक्स अगर नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है तो एफ एक्स भी नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो ये पूरा इसका रेंज हो जाएगा। वेर एज अगर आप देखेंगे इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो उस केस में रेंज हो जाएगा सबसेट ऑफ रियल नंबर। फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल, फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल range is subset of, for even degree polynomial range is subset of रियल नंबर आता है। तो ये कुछ मोटा मोटा सा बात है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा
एक दो पॉइंट्स और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल में, उसको हम लोग लिख लेते हैं कि अगर ये फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वन माइनस एक्स, ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स का। तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये जो पॉलिनोमियल होगा एफ एक्स, ये एग्जैक्टली ये दोनों में से कोई एक होगा। तो ये फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा। तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। तो इस पार्ट का जो हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो एफ एक्स वाला टर्म है ना, इसको यहाँ पर शिफ्ट करवाते हैं और उसके बाद एफ एक्स को मैं कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू राइट साइड में एफ ऑफ वन बाई एक्स बचेगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स, जिसका वैल्यू आता है एफ ऑफ वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन। तो इसको मैंने एक नंबर कॉल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब इसी इक्वेशन में मैं एक्स के जगह वन बाई एक्स सब्सटीट्यूट करूंगा। तो मुझे क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स माइनस वन। इसको मैंने दो नंबर कॉल किया। तो नाउ वन मल्टीप्लाई टू, एक और दो को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वन बाई एक्स, राइट हैंड साइड वी हैव एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वन बाई एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम लोग दोनों साइड ये वाला और ये वाला पार्ट को कैंसिल करते हैं, तो वी हैव दिस प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स माइनस वन और एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। इसको मैंने तीन नंबर कॉल किया। अब आप थोड़ी देर के लिए ये जो फंक्शंस है ना, इसको पूरा को आप जी एक्स मान लो। तो ये कुछ दिखने में ऐसा आ जाएगा, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो जी ऑफ वन बाई एक्स कितना आ जाएगा, ये आएगा एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, जो तीन नंबर रिजल्ट है, उसको मैं अगर जी से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स जो एक पॉलिनोमियल है, जी ऑफ वन बाई एक्स इसका वैल्यू वन। दो पॉलिनोमियल है, उसको मल्टीप्लाई करने से आपका रिजल्ट वन आता है। दो पॉलिनोमियल है, तो आप देखिए कोई भी दो पॉलिनोमियल जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और एक होगा जी एक्स और जी ऑफ वन बाई एक्स, तो वो वन आना चाहिए। तो जी एक्स कैसा होगा, ऑब्वियसली जी एक्स जो है वो कुछ एक्स का पावर एन होगा, क्योंकि जैसे आप जी ऑफ वन बाई एक्स लिखेंगे तो ये होगा वन बाई एक्स का पावर एन। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हो जाएगा। तो जी एक्स ये हो सकता है, या फिर जी एक्स का वैल्यू अगर आप लेंगे इजिकल टू माइनस एक्स का पावर एन, माइनस ऑफ एक्स का पावर एन। तो यहाँ पर भी एक्स की जगह वन बाई एक्स डालने से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन ही आएगा। इसके अलावा आप कुछ भी लेंगे
इफ यू मल्टीप्लाई आंसर विल नॉट कम एज 1। तो देयरफॉर जी एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स के पावर एन होना चाहिए। और जी एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स -1 है, जो एक्स का पावर एन है। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट एफ ऑफ एक्स, अच्छा जी एक्स प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है, तो एफ एक्स बनेगा 1 प्लस और माइनस एक्स का पावर एन। यही रिजल्ट मैंने किया, आपको शुरू में बताया था, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो देयर आर एग्जैक्टली टू पॉलिनोमियल्स which satisfies these functional इक्वेशन। तो ये फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला दो ही पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल सिर्फ ऐसे फॉर्मेट में है, ए एक्स का पावर 1 मतलब कांस्टेंट नहीं है, ही प्रेजेंट नहीं है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं ऑड, क्योंकि इसका पावर तो 1 है ऑड, और ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसको कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये था पॉलिनोमियल के बारे में छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट फंक्शंस पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन इज एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होता है, आप पॉलिनोमियल के ऊपर में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और होता है आपके पास रूट्स, ऑड रूट्स ले ले या फिर क्यूब रूट्स ले ले, ऑड और इवन कुछ भी रूट्स आप ले ले। तो ये सब अगर आप पॉलिनोमियल के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जो भी आपको रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्जेब्रिक फंक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं, 16 एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5/2, तो ये एक अल्जेब्रिक फंक्शन है। और इसी से मैं एक और बना देता हूँ, 16 एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर -1। तो ये भी जो है एक अलजेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि जितने भी पॉलिनोमियल है वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक फंक्शन। All polynomials are algebraic function, but the converse is not true. But the converse is not true. नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन कैसा होता है, रैशनल फंक्शन इज डिनोटेड बाय आर एक्स विच इज इक्वल टू पॉलिनोमियल पी एक्स बाय पॉलिनोमियल क्यू एक्स। डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो नाउ इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल कैन नॉट बी, डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अनदर पॉलिनोमियल ले लिया आपने एक्स स्क्वायर -1 या फिर -4, आप बोल रहे कि इस रैशनल फंक्शंस का आपको डिनोमिनेटर चाहिए, तो वो सारे एक्स लेना होगा जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर -4 नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू +or -2। So therefore, domain of this function will be domain of the
रैशनल फंक्शन आर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस -2 एंड +2। ठीक है ना। तो ये हो गया रैशनल फंक्शंस का डेफिनेशंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नंबर 4। नंबर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को थोड़ा आप समझ ले। ए का पावर एक्स ऐसा टाइप का जो फंक्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर ये एक्स जो है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल होगा, और ये ए जो है ये कांस्टेंट होगा कोई बार। ठीक है। तो जनरली हम लोग डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पर ए के ऊपर में एक रेस्ट्रिक्शंस होता है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, एट द सेम टाइम ए का वैल्यू 1 नहीं होना है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा ग्राफिकल वे में थोड़ा समझ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ देख लेते हैं। अगर आप ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हो तो कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसको मैं बोल दिया हूँ e का पावर x, वेर ए इज ग्रेटर देन 1, और कर्व कुछ ऐसा बनेगा, कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा। कर्व का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, ए का पावर x, यहाँ पर ए का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज 1 एट दिस पॉइंट 0, 1 पे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2 का पावर x ये तो एक्सपोनेंशियल है, लेकिन x का पावर 2 ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर आपको एक नोट करके भी लिखना चाहिए कि जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं होते, तो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस का एक नाम है, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस हैज अ स्पेशल नेम, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो नॉन अलजेब्रिक फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन है? जैसे कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप ले लीजिए, साइन, कॉस, इस टाइप का ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देन हो गया आपका इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सारे जो आएंगे ये। आप हाइपरबोलिक फंक्शन ले सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स, दीज आर। नेक्स्ट होता है आपका लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शंस, ये हो जाता है आपका नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पावर एक्स, ऐसा कुछ अगर आपने ले लिया, तो ये जो है थोड़ा एग्जांपल्स है 5 टाइप्स के जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं, नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस कांस्टेंट होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन में बेस जो है यहाँ पर ये वेरिएबल होगा। ठीक है ना। तो ये पार्ट जो है ये वेरिएबल होगा, और एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल जो है वो पावर में होता है, वेरिएबल जो है वो पावर में होता है। ठीक है। तो एक बहुत वेल नोन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं ई पावर एक्स। तो अगर मैं आपको पूछूं ई पावर एक्स का आप डोमेन बताओ और रेंज बताओ, तो डोमेन तो आप देख सकते हैं, आप कोई भी रियल नंबर डाल दो काम हो जाएगा, लेकिन रेंज जो है जो भी वैल्यू आएगा वो अबव का एक्स एक्सिस आएगा, तो यहाँ पर आर पॉजिटिव होगा, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना।
तो जीरो से इंफिनिटी आप रख सकते हैं, जीरो इज एक्सक्लूडेड। यहाँ पर अगर मैं e⁻1/x ले लूं और मैं पूछूं बताओ इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन क्या हो सकता है? तो डोमेन में क्या आ सकता है, देखिए अगर मैं x की जगह जीरो डालूं तो 1/0 इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी, और e का पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी बिकॉज e इज ग्रेटर देन 1। तो आप x की जगह जीरो नहीं डाल सकते, तो डोमेन में आप जीरो को हटा दीजिए। रेंज क्या किया ये हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर तो आएगा। अब पॉजिटिव रियल नंबर में एक चीज आपको और भी देखना है कि अगर x इंफिनिटी हुआ, एक्स अगर इंफिनिटी को टेंड्स किया तो 1/x जीरो को टेंड करेगा। तो अगर पावर जीरो को टेंड्स करता है तो ई पावर जीरो वन को टेंड्स करेगा। इसका मतलब एक्स कभी इंफिनिटी होगा नहीं, तो ये पूरा फंक्शंस का वैल्यू भी कभी वन होगा। तो ये इसका रेंज निकल गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आता होगा। 5 नंबर फंक्शंस पे चलते हैं हम लोग। ये है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको जनरली ऐसा लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए का ऊपर रिस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू वन। एक्स का ऊपर रिस्ट्रिक्शन एक शुड बी पॉजिटिव। थोड़ा अगर ग्राफ की तरफ हम लोग देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये होगा लॉग ऑफ एक्स बेस ए का कर्व जब ए ग्रेटर देन वन होगा। और ये कर्व जो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये नीचे में कुछ अजब सा टेढ़ा साइड हो गया। Wait, move clear this part। तो इसको आप ऐसा बना दीजिए। तो ये वाला जो है log ऑफ एक्स बेस ए होगा जहां पर ए का वैल्यू लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। फॉर एग्जाम्पल ये आपने हाफ में, तो ये मान लीजिए आप log ऑफ एक्स बेस हाफ का कर्व है, और इसको आप ले लीजिए log ऑफ एक्स बेस टू का कर्व, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने दिया कि log ऑफ एक्स है बेस 10 है, आप इसका डोमेन बताओ, आप इसका रेंज बताओ। तो डोमेन तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर आपको देना है तभी लॉग डिफाइंड होगा। रेंज में आपके पास माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी आ सकता है। अगर आपको ऐसा दिया जाए 1/log ऑफ एक्स और बेस मान लीजिए 10 ही दे दिया, तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि एट वन इट इज जीरो। तो जैसे आप एक्स को वन डालेंगे तो लॉग वन जीरो होगा, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो आप एक्स को वन बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करना है कि अ, आप ऐसा लिख सकते हैं, जीरो से वन ले लिया और फिर वन से इंफिनिटी डाल दिए, वन को नहीं लेना। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगा, आप तो इंफिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप एक्स को इंफिनिटी डाल रहे हो तो लॉग इंफिनिटी इज इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी इज जीरो, 1/इंफिनिटी इज जीरो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम लोग का रेंज था माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो क्या यहाँ पर भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप रेंज के बारे में। रेंज के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आप एक्स को इंफिनिटी डालते हैं तो आपका जीरो आता है, रेंज में जीरो आता है। और क्या और कौन सा केस में आएगा आपका जीरो? अगर आप एक्स को जीरो की तरफ टेंड्स करवाएंगे तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। एक्स अगर जीरो प्लस हो रहा है
तो इसका लॉग जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाता है तो जीरो आएगा। इसका मतलब आप कभी भी जीरो या इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते। इसका मतलब इस वैल्यू पे आप कभी भी जीरो नहीं पा सकते एज ए रेंज। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ये वाला पार्ट जो है सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है। लॉगरिथमिक फिफ्थ फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फंक्शन सिक्स, सिक्स नंबर फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको जनरली लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod of x, which is defined as x if x is greater equal to 0 minus x when x is less than 0। और इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, वी शेप का आता है। ये कुछ वी शेप का आपको दिखेगा, y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाला पार्ट आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ग्राफ देख के भी डोमेन और रेंज बहुत इजीली बता सकते हैं। तो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस, और रेंज होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप ग्राफ देखिए, फंक्शन अगर आपका मॉड एक्स है तो आप इसका डोमेन और रेंज ग्राफ से बता सकते हैं। डोमेन में तो कुछ भी आप ले सकते हैं रियल नंबर, लेकिन रेंज आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और रेंज यहाँ से स्टार्ट होके ये वाला पूरा वाई एक्सिस जा रहा है जीरो से वाई तक। तो इसका मतलब रेंज इज जीरो टू वाई, तो यू कैन राइट इन दिस वे जीरो टू इंफिनिटी। ये हो गया रेंज। अगर मैं बात करूं वन बाई मॉड एक्स का, तो आप इसका डोमेन बताइए। डोमेन अब सारा रियल नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी आप जीरो लेंगे तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से आपको जीरो को माइनस कर देना। व्हाट अबाउट द रेंज, इसका रेंज क्या है, इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, ठीक है ना। अगर आप एक्स को इन्फिनिटी डालते हो तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, तो आप इन्फिनिटी डाल नहीं सकते, तो जीरो आ नहीं सकता। तो रेंज में आपका जीरो। तो रेंज आप देख के बता सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिक्स नंबर फंक्शंस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सेवेंथ में आते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। Signum function is generally denoted by SGN apostrophe x, which is equal to positive 1 when x is positive, which is equal to 0 when x is 0, which is equal to minus 1 when x is less than 0, ठीक है। ये हो गया सिग्नम का डेफिनेशन। सिग्नम को और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है। इसको समटाइम ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, और आप इसको लिख सकते हो अनदर वे में मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, इस तरीके से। अगर आप इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। वन मिनट। जीरो पे कर्व का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है यहाँ पर, और जीरो से ज्यादा होते ही कर्व का वैल्यू और वाई एक्सिस पे नहीं है, कर्व का वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू वन जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो कर्व का वैल्यू y इज इक्वल टू वन।
जब x का वैल्यू 0 हो तो कर्व में आपको 0 ही मिलेगा, y का वैल्यू भी 0 आएगा। और जब x का वैल्यू लेसर देन 1 होगा, x का वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो व्हाट वी हैव दिस वन, y इज इक्वल टू -1। तो नाउ व्हाट वी हैव, y o y डैश और x o x डैश, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ग्राफ। तो ये तीन पीसेस में आपका पूरा फंक्शंस का ग्राफ बनता है। तीन पीसेस में ये पूरा फंक्शंस का आपका ग्राफ बनेगा। ये आपका वाई एक्सिस है। बस हम मुझे इसको इरेज करने दीजिए, दिखने में जब से लग रहा है अच्छे से बना देते हैं। तो टेढ़ा क्यों हो जा रहा है वाई एक्सिस? लाइक दिस बन गया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये आपका सिग्नम फंक्शन हो गया एस जी एन एक्स। अगर मैं बात करूं इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन तो आप देख सकते हैं पूरा रियल नंबर है। रेंज में सिर्फ तीन ही पॉइंट आया, -1, 0 और 1, और कुछ नहीं आता है। अगर मैं आपको इस एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इसको बोलूं डिफाइन करने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे कि इसका वैल्यू 1 आ सकता है, 0 आ सकता है और -1। तो ये 0 कब आएगा? जब ये 0 होगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू प्लस और -1 होना होगा। ये 1 कब आएगा? जब एक्स स्क्वायर -1 ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा जब एक्स स्क्वायर -1 भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आप एक्स के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अगर कैलकुलेट करते हैं सिग्नम ऑफ एक्स, तो आपको पता है ये क्या आएगा? ये सेम एज सिग्नम ऑफ एक्स ही आएगा। थोड़ा सोचो आप, किसी के ऊपर आपने सिग्नम लगाया तो वो आपको तीन ही वैल्यू देगा, 1 देगा, -1 और 0। फिर उसके ऊपर आप सिग्नम लगाएंगे तो फिर वही तीन ही वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन, 8 नंबर फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एक नाम है स्टेप फंक्शंस। स्टेप फंक्शंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एक्स एज बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0 है, तो इसका अगर हम लोग बॉक्स निकालेंगे तो ये -1 है। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 है, तो इसका अगर हम लोग बॉक्स लेंगे तो ये 0 आएगा। 1 लेसर देन इक्वल टू एक्स लेसर देन अगर 2 है, इसका अगर हम लोग बॉक्स निकालते हैं तो इसका बॉक्स 1 आता है, ठीक है ना। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है कि इस फंक्शंस का 0 पे कर्व 0 ही आएगा और 1 में वैल्यू 1 आता है। तो 1 पे वैल्यू तो 1 आएगा, 1 में वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। लेकिन 1 पे वैल्यू क्या है? 1 पे वैल्यू 1 है। 0 पे वैल्यू क्या है? 0 है। तो 1 पे वैल्यू 1, 0 से 1 के बीच पे वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच पे वैल्यू 0 है। तो जैसे आप 1 पे आए, यहाँ पर एक होलो सर्कल होगा, ये समझाने के लिए कि 1 पे वैल्यू, ये होलो सर्कल नहीं है, इसके ऊपर वाला वैल्यू जो है 1 ये है। फिर जब आप 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो 2 पे वैल्यू इसका 2 देगा। 2 पे ये वाला वैल्यू 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 2 पे एग्जैक्टली यहाँ पर एक होलो सर्कल बनेगा, क्योंकि 2 पे वैल्यू ये 2 नहीं है, 2 पे ये वाला वैल्यू 0 नहीं है, ये 2 है। और 1 से 2 के बीच में वैल्यू फंक्शंस का क्या है?
1 से 2 के बीच में वैल्यू फंक्शंस का 1 है, ठीक है ना। तो ये y इज इक्वल टू 1। फिर आप जब जाएंगे 2 से 3 के बीच में, तो वैल्यू जो है आपका 2 पे तो 2 है और 3 पे वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 के बीच पे वैल्यू फंक्शंस का 2 है। फिर ये कुछ ऐसा चलेगा कर। अब अगर आ जाएंगे -1 और 0 के बीच पे, तो 0 पे तो 0 है और 0 और -1 के बीच पे कर्व का वैल्यू -1 है, y इक्वल टू -1। ये ऐसा लग रहा है ना कि आप सीढ़ी के ऊपर एक एक करके ऊपर उठ रहे हो, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। तो इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, दिस नंबर इज 3.1। अगर कोई आपको बोलते हैं इसका बॉक्स निकालो, तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करो और अपने आप को पूछो कि पहला इंटीजर कौन है, तो आपका आंसर आएगा 3। तो 3.1, इसका अगर हम लोग बॉक्स लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो इसका बॉक्स हो जाएगा 3। तो लेफ्ट की तरफ मूव करना है, पहला जो इंटीजर से आपका इनकाउंटर होगा दैट विल बी द योर आंसर। अगर क्वेश्चन है कि आप 3 पे पहुंच गए और कोई बोलता है कि आप 3 का बॉक्स निकालते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ओनली 3। तो इंटीजर होने से इंटीजर ही आंसर आएगा। नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए लेफ्ट की तरफ मूव करना है, पहला नंबर विल बी द आंसर, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज के बारे में, तो ये अगर आपका फंक्शन है बॉक्स ऑफ एक्स, अगर पूछते हैं इसका डोमेन और रेंज बताइए, तो डोमेन में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेंज आपको हमेशा इंटीजर आए। अगर बात करते हैं 1/box x, इसका डोमेन और रेंज बताओ, तो ये फंक्शंस 1 बाई फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए फंक्शंस को डिफाइंड होने के लिए। तो आपको आप ये पता करना है कि बॉक्स ऑफ एक्स जीरो कहाँ होता है। तो ये जीरो होता है जब एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। तो आर माइनस दिस इंटरवल, आर माइनस, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट जो है 0 पे क्लोज्ड है, 1 पे ओपन है। 0 पे क्लोज्ड, 0 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन है। तो 0 से 1 के बीच में बॉक्स ऑफ एक जीरो होता है और 1/0 इंफिनिटी, तो आप डोमेन में ये इंटरवल नहीं ले सकते। रेंज क्या आएगा, रेंज आपका आ जाएगा वो इंटीजर का रेसिप्रोकल, जो भी इंटीजर है उसका रेसिप्रोकल आएगा, सच दैट इन कैसा नंबर होना चाहिए, इन होना चाहिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर। कोई भी इंटीजर आ सकता है एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये आपका रेंज आ गया। अब बात कर लेते हैं बॉक्स इंटीजर्स का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। बॉक्स फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी नंबर का बॉक्स उस नंबर से हमेशा इक्वल या उससे छोटा होता है। उस नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग देखिए ऐसा करके लिख सकते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। और ये जो एक्स है, ये फिर एक्स कैसा हो जाएगा, लेस देन बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1, ये इसके बीच में आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बॉक्स ऑफ एक्स, ये जो नंबर है ये तो लेस देन इक्वल टू एक्स है और ये ग्रेटर देन x-1 होगा। तो कोई भी नंबर से 1 माइनस कर देंगे, वो नंबर हमेशा बॉक्स से छोटा ही होता है और बॉक्स जो है खुद से छोटा या उसके बराबर होगा। बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। यहाँ से एक चीज और आप कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप 3 नंबर पॉइंट जो है कि कोई भी नंबर लेते हैं एक्स और उससे उसका बॉक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई भी नंबर एक्स लेते हैं और उससे उसका बॉक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर दोनों इंटीजर हुआ, दोनों ही अगर इंटीजर है, तो एक्स और बॉक्स एक सेम आएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। और हम लोग क्या देखें कि एक्स हमेशा बॉक्स एक्स से बड़ा होता है, इसका मतलब जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 1 से छोटा आ जाएगा। समटाइम दिस फंक्शंस वी कॉल्ड लीस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट इंटीजर फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए कोई भी नंबर है आपके पास, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस आप लेते हैं बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर एक्स इंटीजर है तो ये हमेशा जीरो देगा, क्योंकि टू और माइनस टू कट के जीरो हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर हुआ तो। नेक्स्ट आता है कि अगर आप एक्स को कोई नॉन इंटीजर वैल्यू दे देते, सपोज आपने एक्स को दे दिया कोई नॉन इंटीजर वैल्यू 2.1, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर -3, तो ये हो जाएगा -1 ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बॉक्स का डेफिनेशंस, और एक प्रॉपर्टी और लिखाते हैं बॉक्स का जो सम्स करने में हम लोग को हेल्प होगा। कोई भी इंटीजर एम है, उसके साथ आपने एक रियल नंबर ऐड करके उसका बॉक्स निकाला, तो बॉक्स क्या करता है कि जो इंटीजर वैल्यू है उसको बॉक्स के बाहर कर देता है, तो ये हो जाएगा एम प्लस बॉक्स ऑफ एक्स। ये हो जाएगा एम प्लस बॉक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, ये 5 प्रॉपर्टी इनफ है इंट्रोडक्शंस के लिए, और जो मैंने बताया काफी कुछ है ये। बॉक्स के बाद हम लोग आ जाते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शंस की तरफ। 9, तो 9 नंबर फंक्शंस है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। और मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसी भी नंबर का ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होता है। तो आप कुछ भी डाल दीजिए, वैल्यू हमेशा इसी के बीच में रहेगा। अगर हम लोग इसका ग्राफ की बात करें, ये 0 और ये 1, तो 0 पे तो फंक्शन 0 है, 1 पे फिर वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स के बराबर। 1 से 2 में आप बात करते हो तो कर्व ऐसा आएगा। 2 से 3 के बीच में हम लोग जाते हैं, अगर 2 से 3 के बीच में वही पैरेलल लाइन लाइक दिस वन, तो ये हाइट जो है 1, फंक्शन कभी भी 1 अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? और अगर पीछे की तरफ आते हैं 0 से -1, तो सेम ही रहता है, सेम टाइप का ही कर्व बनेगा आपका, ठीक है, लाइक दिस वन। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। अगर मैं इसका डोमेन के बारे में बात करूं और रेंज के बारे में, तो डोमेन आप बोलोगे सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए ट्रू, लेकिन रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच है, 0 एक्सक्लूडेड 1, 0 इंक्लूडेड, एक्स 1 एक्सक्लूडेड। और अगर बात करते हैं 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और बोलते बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो यहाँ पर तो आपने डोमेन सारा रियल नंबर डाल दिया था, लेकिन आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा होता है, ये जीरो भी होता है। कब जीरो होता है? जब एक्स का वैल्यू इंटीजर आता है, तो इंटीजर छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस इंटीजर, ठीक है ना? रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से 1 के बीच में। अब जब यहाँ पर जीरो आ नहीं सकता, तो आपका रेंज भी जो है 0 और 1 का रेसिप्रोकल में रहेगा, तो 0 और 1 के बाहर आप चले जाइए पॉजिटिव नंबर, तो आप हो जाएगा ये 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो रेंज आएगा वो 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है ना? 1 से ग्रेटर हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इसका बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक इंटीजर एम है और एक्स है, अगर आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ निकालते हो, तो ये एम को वैनिश कर देता है, सिर्फ आपको एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, अगर आप एम जो है कोई इंटीजर हुआ तो। दूसरा प्रॉपर्टी है, आपने एक नंबर लिया रियल नंबर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, और एक नंबर ले लिया आपने नेगेटिव नंबर, उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये जीरो होगा। कब होगा? जब एम का वैल्यू कोई भी इंटीजर आए। और अगर एम नॉन इंटीजर आया तो मान लेते हैं 2.1, तो 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट जब निकालेंगे तो ये 0.1 होगा, और -2.1 का जब आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो ये 0.9 आएगा। अब ये 0.9 क्यों आएगा, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। आपके पास है -2.1, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप इसको लिखेंगे -2 -0.1,
ठीक है ना। अब -2 को आप लिखेंगे -3 और इसको लिखेंगे 0.9, क्योंकि नियम है कि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए। ऐसा नहीं आप -0.1 लिख देंगे। तो ये अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो इसी की वजह से आपको एडजस्ट करना है। तो जब भी नेगेटिव नंबर आपको दिया जाए, जैसे कि आपको किसी ने दे दिया 5.9 और उसका नेगेटिव दे के बोला फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो आप क्या करोगे, 0.9 लोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना। मतलब आप इसको लिख लो 0.1, मतलब कितना ऐड करने से 0.9 के साथ 1 आता है, उसको हम लोग बोलते हैं 0.9 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1। तो जब आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ निकालोगे, -5.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये आएगा 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज 0.1। अगर मैं आपको देता हूँ -2.8, तो आप क्या बोलोगे, ये नेगेटिव नंबर है तो -8 का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब 0.8 का कॉम्प्लीमेंट है। तो 0.8 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये आपको कितना ऐड करने से 1 देगा, 2, 0.2। तो आंसर हो जाएगा 0.2। ठीक है ना। ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू। चलिए बात करते हैं 10 नंबर फंक्शंस की। फंक्शन नंबर 10, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है? आइडेंटिटी फंक्शंस को लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और तो इसमें आप जो भी डालोगे इज इक्वल टू एक्स, जो भी आप इनपुट दोगे वही आउटपुट होता है। जो आप इनपुट डालोगे वही इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना? जो भी आप इनपुट दोगे वही इसका आउटपुट होगा। y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस, y इज इक्वल टू एक्स लेते हैं, तो इसका अगर डोमेन और रेंज निकालना चाहे तो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही आया, इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शंस का, यही लास्ट है। तो मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज ए सी। मतलब कुछ भी x का वैल्यू डाल दो, रेंज हमेशा एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है ना। तो रेंज कंटेन्स ओनली वन पॉइंट, दैट इज सेट इज द सिंगलटन सेट। मान लेते एक हाइट है यहाँ पर, सी हाइट में कर्व को कट किया, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू सी, तो y इज इक्वल टू सी इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगा। तो ये आपका फंक्शन है। इसका अगर डोमेन के बारे में बात करते हैं और रेंज का, तो डोमेन विल बी एनी रियल नंबर, रेंज इज ओनली सिंगलटन सेट सी, एक ही पॉइंट इसमें कंटेन करता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लिया, इसका बॉक्स ले लिया, तो ये एक हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन, इसका वैल्यू 0 आता है। तो इसको थर्ड ब्रैकेट सही से लिखूं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल है। या फिर आपने पहले बॉक्स ले लिया और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अगर ऐड करते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं एफ एक्स, तो ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसको भी आप कुछ नाम दे दो जी एक्स। ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन है। तो लाइक दिस। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को मैंने बताया। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, वो टॉपिक होगा आपका, इसी फंक्शंस के ऊपर हम लोग कर्व को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो वेरियस टाइप ऑफ कर्व ऑन द बेस्ड ऑफ दिस एलिमेंट्री फंक्शंस, तो वो हो जाएगा ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। तो इस टॉपिक पे आप लोग ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, और मिलते हैं गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।